प्यारे बच्चों, आप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने म्यूटेशंस के बारे में जाना था। आज के लेक्चर में आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स जीन्स और क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी की वजह से पैदा होते हैं। जीन्स और क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स शुरू करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेटा दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एक जीन की खराबी से होते हैं। ये सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होते हैं। एक जीन की खराबी से होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। दूसरे डिसऑर्डर्स हैं, दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाते क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी की वजह से होते हैं। इनमें आप सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑटोसोमल सिंड्रोम्स, सेक्स सिंड्रोम्स, ये सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। इनको नहीं पढ़ना है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स सिंगल जीन की गड़बड़ी से होते हैं। एक जीन की खराबी से होते हैं। सिंगल जीन डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं? ये ऑफस्प्रिंग में कैसे जाते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ऑफस्प्रिंग में जाते हैं और मेंडल के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ये जो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं, जिन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं, ये ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसमिट होते हैं? ये ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसमिट होते हैं तो मेंडल के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। मेंडल के सिद्धांतों के अनुसार ये बच्चों में जाते हैं। ये डिसऑर्डर्स, इन डिसऑर्डर्स को आप किसी फैमिली में ट्रेस कर सकते हैं कि ये डिसऑर्डर्स फैमिली में किन किन लोगों को हो रहा है। यानी ग्रैंडसन में ये डिसऑर्डर कहां से आया? उसकी मदर से आया। उसकी मदर से ये डिसऑर्डर कहां से आया? उसके फादर से यानी ग्रैंडफादर से आया। तो फैमिली के अंदर इसको ट्रेस किया जा सकता है। इसके लिए पेडिग्री एनालिसिस की जाती है। एक पेडिग्री चार्ट बनता है। इस तरह का एक पेडिग्री चार्ट बनता है। इसकी मदद से ये डिसऑर्डर फैमिली में किन किन बच्चों में हो रहे हैं, इनको कई पीढ़ियों में ट्रेस किया जा सकता है। जैसे यहां पर हमने पेडिग्री चार्ट बनाया है। यहां पर 3 जनरेशंस हैं, 1, 2 और ये 3। इनमें जरा देखो, मान लो ये डिसऑर्डर यहां पर है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर इस मेल को है। ये चौकोर वाले मेल होते हैं और गोल से जो बनाना है सर्कल से ये फीमेल है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को हम लोग अंदर ऐसे फिलअप कर देते हैं। ये अफेक्टेड को बताता है। तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको हम ट्रेस कर सकते हैं फैमिली के अंदर। इसको हम कहते हैं पेडिग्री ट्री। इसको हम कहते हैं पेडिग्री ट्री। इसमें 3 जनरेशंस के बारे में दे रखा है। 1 जनरेशन, 2 जनरेशन और ये तीसरी जनरेशन। तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जो सिंगल जीन की खराबी से हो रहा है, यानी मेंडेलियन डिसऑर्डर है, उसको पेडिग्री ट्री की मदद से फैमिली में हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जैसे ये मेल इन्फेक्टेड था, इस मेल की वजह से ये फीमेल इन्फेक्टेड है, और ये फीमेल इन्फेक्टेड है, और ये मेल इन्फेक्टेड है।
तो ये जेनेटिक कोई डिसऑर्डर एक फैमिली में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एक जेनेटिक डिसऑर्डर को स्टडी कर रहे हैं पेडिग्री ट्री की मदद से। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को हम ट्रेस कर सकते हैं। मान लो ये मेल है, ये कोई मेल है, इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर इसमें कहां से आया? ये जेनेटिक डिसऑर्डर इसकी मदर से आया इसमें, और इसकी मदर में कहां से आया? इसकी मदर में इसके फादर से आया। तो ये सिंगल जीन डिसऑर्डर, जिन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं, इनको पेडिग्री ट्री की मदद से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि इसमें डिसऑर्डर इससे आया और इसमें डिसऑर्डर इससे आया। ऐसे ट्रेस किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं ये दो तरह के होते हैं बेटा। एक कहलाते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ऑटोसोम्स में गड़बड़ी से होते हैं, और एक कहलाते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, सेक्स क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी से आते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं, दो तरह के हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में ऑटोसोम में गड़बड़ी होती है, इन डिसऑर्डर्स के जो जीन्स हैं वो ऑटोसोम पे होते हैं, और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स में सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, इनके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। इन डिसऑर्डर्स के जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में जो डिसऑर्डर्स के जीन्स हैं वो ऑटोसोम पर होते हैं, और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स में जो डिसऑर्डर्स के जीन्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। अब देखो यहां पर एक चार्ट है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स दो तरह के हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट ये मेंडल के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे सब। मेंडल के हिसाब से तुमने देखा था कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ऐसे देखा था तुमने, 1:2:1, सॉरी, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। ऑटोसोमल रिसेसिव में ये वाला इंफेक्टेड होगा, ये वाला इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा, तो यानी टोटल 4 में से केवल एक अफेक्टेड होगा या इन्फेक्टेड होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट में कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए, 1:2:1। यहां पर डोमिनेंट है क्योंकि ये डोमिनेंट जीन की वजह से है, ऑटोसोमल है लेकिन डोमिनेंट जीन की वजह से, तो डोमिनेंट वाले अफेक्टेड होंगे, ये वाले अफेक्टेड होंगे क्योंकि इन दोनों इनमें डोमिनेंट मौजूद है, डोमिनेंट एलील मौजूद है, तो ये 3 इन्फेक्टेड होंगे या अफेक्टेड होंगे। कह लो 4 में से यहां पर 3 अफेक्टेड हैं और यहां पर 4 में से केवल एक अफेक्टेड। तो यहां पर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है 25% और यहां पर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे 75%। परसेंटेज में अगर देखोगे तो ये 25 हो गए 4 में से एक, और वो 75 हो गए 4 में से 3। ऑटोसोमल रिसेसिव में कौन कौन से हैं जरा ध्यान देना। इनमें सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, फिनाइल कीटोनूरिया, बीटा थैलासीमिया, ये सारे कैसे हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, यानी स्मॉल ए स्मॉल वाले इंडिविजुअल्स अफेक्टेड होंगे। टोटल 4 में से एक अफेक्टेड होगा, 25% अफेक्टेड होंगे। तो ऑटोसोमल रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, फिनाइल कीटोनूरिया और बीटा थैलासीमिया। ऑटोसोमल डोमिनेंट में पॉलीडेक्टाइली, एक हाथ में 6 उंगलियां,
एक हाथ में 5 उंगलियां, पॉलीडेक्टाइली, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। हंटिंगटन्स कोरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट है। बाल्डनेस पैटर्न इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में जो बाल्ड हो जाते हैं, गंजापन होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, यह भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। यह डकने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है। एक डकनीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो हमने तुमको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बताया था, वो एक्स लिंक्ड है, वो सेक्स डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल नहीं है वो। ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में पॉलीडेक्टाइली, हंटिंगटन्स कोरिया, बाल्डनेस इन ह्यूमन बीइंग्स और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये ध्यान रखना। तो एक एक करके देखते हैं। एनसीईआरटी ने सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, फिनाइलकीटोनुरिया और बीटा थैलेसीमिया, इनके बारे में बताया है। ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो कि रिसेसिव है। कितने इन्फेक्टेड होंगे या अफेक्टेड होंगे? 1/4। कितने अफेक्टेड होंगे? 1/4 यानी 25%। आगे देखते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स में सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो तुम ध्यान रखना, कौन सा इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा? स्मॉल ए वाला ये अफेक्टेड होगा। 1/4, 25%। तो सिकल सेल एनीमिया, इसमें नॉर्मल पर्सन का जीनोटाइप क्या है? HbA। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल ए कैपिटल ए। कैरियर जो होता है, कैरियर में HbA और HbS, इस कैरियर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर इसमें एक रिसेसिव एलील है, स्मॉल ए एक सिंगल मौजूद है, तो ये कैरियर है। और अफेक्टेड पर्सन का जीनोटाइप क्या होगा? HbS, इसको तुम स्मॉल ए भी लिख सकते हो। अब चूंकि समय कम होगा नीट में, तो एलील्स को इस तरह लिखने की बजाय तुम इस तरह लिख सकते हो। एलील्स को इस तरह मत लिखो, इस तरह लिख करके तुम आंसर निकाल सकते हो। तो नॉर्मल पर्सन का जो जीनोटाइप है HbA या कैपिटल ए। कैरियर का है HbA HbS या कैपिटल ए स्मॉल ए। और अफेक्टेड पर्सन का है HbS स्मॉल ए। अब देखो, सिकल सेल एनीमिया बच्चों में कैसे जाएगा? ट्रांसमिट होगा प्रोजेनी में जब दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हो। सिकल सेल एनीमिया बच्चों में कैसे पैदा होगा? जब दोनों पेरेंट्स ऐसे हो, फादर भी ऐसा है और मदर भी ऐसी है, HbA HbS। सिकल सेल एनीमिया बच्चों में तभी जाएगा जब फादर और मदर दोनों हेटेरोजाइगस हो, इस तरीके के हो। तो मान लो ये फादर है और ये मदर है, तो फादर दो तरह के गैमीट बनाएगा, HbA, 50% गैमीट्स बनेंगे HbA और 50% गैमीट्स बनेंगे HbS। मदर भी दो तरह के गैमीट्स बनाएगी, HbA, 50% गैमीट्स HbA और 50% गैमीट्स HbS। तो फादर भी हेटेरोजाइगस है, मदर भी हेटेरोजाइगस है। इनमें अगर क्रॉस होगा, दो ऐसे इंडिविजुअल जो हेटेरोजाइगस हैं, उनमें अगर क्रॉस होगा तो क्या होगा? ये तो हो गए मेल गैमीट्स HbA HbS, ये हो गए फीमेल गैमीट्स HbA HbS। ये देखो, ये हो गए मेल गैमीट्स HbA HbS, ये हो गए फीमेल गैमीट्स HbA HbS। तो पहला कॉम्बिनेशन बनाओ, मेल और फीमेल गैमीट का कॉम्बिनेशन HbA HbA। चूंकि कैपिटल ए है तो ये नॉर्मल होगा,
कैपिटल ए होने की वजह से ये नॉर्मल होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ HBA HBS, क्योंकि HBA है ये भी नॉर्मल होगा। तीसरा कॉम्बिनेशन बनाओ HBA HBS, क्योंकि HBA है ये भी नॉर्मल होगा। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन देखो HBS HBS, ये इसको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही रिसेसिव एलील हैं, दोनों ही रिसेसिव है HBS HBS, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। तो ये वाला इंडिविजुअल अफेक्टेड हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया इसको हो जाएगा और ये मर जाएगा 25%। 4 में से एक है तो 25% को सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा और इसकी कुछ समय बाद डेथ हो जाएगी। सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है इसको समझने के लिए एक डायग्राम दे रखा है, जीन लेवल पे कैसे समझो। ये तो हमने मॉलिक्यूल लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर जीन के अंदर और देखते सारी चीजें। देखो ऐसे समझो सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखते हैं कि डीएनए के अंदर क्या बदलाव हुआ, डीएनए में क्या बदलाव हुआ, एमआरएनए में क्या बदलाव हुआ और प्रोटीन में क्या बदलाव हुआ, कैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया। यहां पर तो तुमने देखा इस तरीके से हमने बताया, और मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके देखते हैं कि क्या होता है। एनसीईआरटी ने यहां पर सिकल सेल एनीमिया के बारे में समझाया है मॉलिक्यूलर लेवल पर। मॉलिक्यूलर लेवल पर यानी डीएनए में क्या बदलाव हुआ, आरएनए में क्या बदलाव हुआ, और जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनी उसकी बीटा चेन में क्या बदलाव हुआ, इसको यहां पर इस डायग्राम की मदद से समझा रखा है। बहुत अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, सिकल सेल एनीमिया को समझाता है बहुत अच्छे तरीके से। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो जीन है उसे HBA बोलते हैं, ये HBA है, और सिकल सेल एनीमिया का जीन कहलाता है HBS, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन है। यहां पर ये बना रखा है, ये डीएनए है, जीन का मतलब डीएनए। इस डीएनए में यहां पर थोड़ा सा हिस्सा दिखा रखा है, बाकी डीएनए अगर पूरा तुम बनाओगे तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। डीएनए में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। एक स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा स्ट्रैंड होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इस पे बहुत सारे कोडॉन्स होंगे, लेकिन यहां पर दिखा रखे केवल इतना ही। आरएनए जो बनता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और वो बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आरएनए केवल डीएनए के केवल एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक धागे का होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा? डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड आरएनए बनाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये ध्यान रखना, ये वाला स्ट्रैंड डीएनए का एमआरएनए बनाता है। यहां पर क्या लगा है डीएनए के ऊपर? डीएनए के एक स्ट्रैंड पर जी लगा है तो दूसरे स्ट्रैंड पर सी है, क्योंकि जी सी से पेयर करता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और ए टी से पेयर करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर इधर जी होगा तो जी के सामने उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस सी होता है। अगर एक स्ट्रैंड पर ए है तो दूसरे वाले स्ट्रैंड पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस टी होगा, ए के सामने टी और जी के सामने जी होगा। अब देखो क्या है, नीचे वाले स्ट्रैंड ने एमआरएनए बनाया, सी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या है? जी। तो सी यहां अगर डीएनए पर सी है तो मैसेंजर आरएनए पर जी आएगा।
क्योंकि सी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है जी, सी जी से पेयर करता है। टी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है ए, अगर यहां टी है तो मैसेंजर आरएनए पर ए होगा। सी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है जी, अगर डीएनए पर सी है तो एमआरएनए पर जी होगा। तो सीटीसी से एमआरएनए पर जीएजी आ गया। डीएनए पर क्या था? डीएनए पर सीटीसी था, एमआरएनए पर जीएजी। जीएजी एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, वो अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड हीमोग्लोबिन की जो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन यानी पेप्टाइड चेन है, और बीटा चेन की बात यहां कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें छठा अमाइनो एसिड, सिक्स्थ अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है। तो डीएनए पर सीटीसी है, आरएनए पर जीएजी है, और बीटा चेन की सिक्स्थ पोजीशन पर जीएजी कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, तो यहां पर ग्लूटामिक एसिड है। अब सिकल सेल हीमोग्लोबिन जीन कैसा है? HbS। म्यूटेशन होगा, यहां पर सीटीसी था, ये टी रिप्लेस हो गया ए से। टी की जगह पर क्या आ गया? टी इज रिप्लेस्ड बाई ए। टी इज रिप्लेस्ड बाई ए। थाइमीन की जगह पर एडेनिन आ गया, तो ये सीटीसी से सीएसी हो गया। क्या हो गया? सीएसी हो गया। अब मैसेंजर जब इस डीएनए या जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, इससे आरएनए बनेगा। डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये भी ट्रांसक्रिप्शन है। जब डीएनए से आरएनए बनेगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है जी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है यू। आरएनए में थाइमीन नहीं होता, थाइमीन की जगह यूरासिल होता है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस यू है, और सी का यानी जी का सी है। जी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस सी है, या सी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस जी है। तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस जी है तो जी आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस यू है तो यू आ गया, और सी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है जी तो जी आ गया। तो एमआरएनए पर जीयूजी हो गया। डीएनए पर सीटीसी था, म्यूटेशन की वजह से सीएसी में बदल गया। तो डीएनए पर क्या बदलाव आया? सीटीसी से सीएसी हो गया। आरएनए पर क्या बदलाव आया? एमआरएनए पर क्या बदलाव आया? जीएजी से जीयूजी हो गया। ये जीयूजी वैलिन को कोड करता है। ये जीयूजी किसको कोड करता है? वैलिन को। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या हो गया? वैलिन हो गया। सवाल आता है सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है? डीएनए पर क्या बदलाव हुआ? सीटीसी सीएसी में बदल गया। एमआरएनए पर क्या बदलाव हुआ? जीएजी जीयूजी में बदल गया। और प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में क्या चेंज हुआ? छठा अमाइनो एसिड, सिक्स्थ अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया। ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया। ऐसा हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के छठा अमाइनो एसिड चेंज हुआ। अब ये इस तरीके से सवाल अक्सर आते हैं। डीएनए पर क्या बदलाव हुआ? सीटीसी से सीएसी हो गया। आरएनए में क्या हुआ? जीएजी से जीयूजी। और प्रोटीन में क्या हुआ? ग्लूटामिक एसिड से वैलिन हो गया। छठा अमाइनो एसिड बीटा चेन का बदल गया, जिससे सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर हो जाता है। और ध्यान रखना, ये सीटीसी ये वाले धागे पर है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये भी ध्यान रखना। ये सीटीसी लगा इधर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस वाले धागे पर नहीं है। तो ये कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुमने देखा था अभी सिकल सेल एनीमिया, मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या चेंजेस होते हैं।
जीन के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं? डीएनए पर सीटीसी से सीएसी हो गया, आरएनए पर जीएजी से जीयूजी हो गया, और हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में, बीटा प्रोटीन चेन में छठा अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड से वैलीन हो गया। यह ध्यान रखना। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन अमाइनो एसिड। सिकल सेल एनीमिया अमाइनो एसिड में चेंज की वजह से हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया? ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ गया। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की 6th पोजीशन पर, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ जाता है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं? सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इसका पॉलीमराइजेशन होने लगता है, अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम होने पर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होने लगता है। सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में ऑक्सीजन कम होने पर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन हो जाता है, जिससे कि बाई कॉन्वेक्स आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाती है। बाई कॉन्वेक्स आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाती है, हंसिया के आकार की हो जाती है। इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ये लोअर्ड हो जाती, कम हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया कैसे हो गया? ग्लूटामिक एसिड के वैलीन में बदल जाने से। ऐसा हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के छठे अमाइनो एसिड पे होता है, 6th पोजीशन पे होता है। सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ये पॉलीमराइज होने लगता है ऑक्सीजन की कमी में, और हीमोग्लोबिन और आरबीसी बाइकॉनकेव की जगह पर सिकल शेप्ड हो जाती है। यह ध्यान रखना। तो सिकल सेल एनीमिया तुमने पहला पढ़ा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। कितने इंडिविजुअल अफेक्टेड थे उसमें? 1/4। जितने भी रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, उनको तुम ऐसे ही करना, 1:2:1 मेंडल के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। ये 3 नॉर्मल होंगे और एक जो होगा ये अफेक्टेड होगा। तो 4 में से एक अफेक्टेड होगा। इसमें 1/4 का मतलब 25%। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर जो दे रखा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में एल्बिनिज्म है। एल्बिनिज्म में क्या होता है? जीनोटाइप नॉर्मल पर्सन का है कैपिटल ए, कैरियर का है कैपिटल ए स्मॉल ए, और अफेक्टेड पर्सन का है स्मॉल ए। जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, बिल्कुल सिकल सेल एनीमिया जैसा ही होगा। ये वाला इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा। ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन कैरियर है। ये दोनों ही नॉर्मल है। ये वाला नॉर्मल के साथ साथ कैरियर भी है, क्योंकि इसके पास एक रिसेसिव एलील है। यहां पर दोनों ही रिसेसिव हैं, ये अफेक्टेड है। रेशियो क्या आता है? 1:2:1। 4 में से एक यानी 25% अफेक्टेड होंगे। एक क्रॉस करा के देखो बेटा, कैरियर्स के बीच में, 2 कैरियर्स के बीच में अगर क्रॉस हो जाए, कैरियर्स का मतलब ये दोनों नॉर्मल होंगे। 2 नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, ये नॉर्मल है, इनको एल्बिनिज्म नहीं है, क्योंकि इनके पास कैपिटल ए है। ये मान लो ये मेल है, ये फीमेल है,
मेल के हो गए मेल गैमीट्स ये और ये, फीमेल के हो गए फीमेल गैमीट्स ये और ये। इसका कॉम्बिनेशन हो गया कैपिटल ए, चूंकि कैपिटल ए है तो नॉर्मल है। इसका कॉम्बिनेशन हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, चूंकि ये कैपिटल ए है नॉर्मल है। इसका कॉम्बिनेशन हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, चूंकि कैपिटल ए में है नॉर्मल है। और इसका कॉम्बिनेशन स्मॉल ए, ये होगा एल्बिनो। एल्बिनो का मतलब इसमें मिलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा, नॉन फॉर्मेशन ऑफ मिलानिन पिगमेंट, एकदम सफेद होगा, ये एकदम व्हाइट इंडिविजुअल्स हो जाते हैं। ये पलके वगैरह भवे वगैरह सब सफेद होती हैं, ये एकदम खाल एकदम सफेद होगी, भवे पलके सब कुछ सफेद होता है, क्योंकि मिलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता। इन्हें एल्बिनो कहते हैं, ऐसे इंडिविजुअल कहलाते हैं एल्बिनो। तो एल्बिनिज्म क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कौन से इंडिविजुअल अफेक्टेड होंगे? ये वाले स्मॉल ए वाले। कितने परसेंट अफेक्टेड होंगे? कितने परसेंट इंडिविजुअल्स अफेक्टेड होंगे? 25%। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में नेक्स्ट एग्जांपल है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तुमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, एल्बिनिज्म पढ़ा, अब ये तीसरा है फिनाइल कीटोनूरिया। इसमें भी वैसा ही होगा, कैपिटल ए वाला नॉर्मल होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए वाला भी नॉर्मल, लेकिन कैरियर होगा और अफेक्टेड होगा ये 1:2:1, ये वाला अफेक्टेड होगा। 4 में से 1 यानी 25% अफेक्टेड होंगे इसमें भी। फिनाइल कीटोनूरिया एक तरह की बीमारी है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की बीमारी है, जन्म से होती है, इनबॉर्न एरर है। फिनाइल कीटोनूरिया एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उपापचय में गड़बड़ी से होता है, इनबॉर्न यानी जन्म से होता है। जो प्रभावित इंडिविजुअल होते हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, उनमें एक एंजाइम नहीं पाया जाता, एक जीन की खराबी से एक एंजाइम नहीं बनता, वो एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, वन जीन वन एंजाइम, तुम जानते हो एक जीन एक एंजाइम बनाता है, बीडल टाटम की थ्योरी। एक जीन की खराबी से एक एंजाइम नहीं बना, यहां पर जो एंजाइम नहीं बन रहा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, क्योंकि ये जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं एक जीन की खराबी से होते हैं, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं। तो जो प्रभावित इंडिविजुअल हैं उनमें कौन सा एंजाइम नहीं होता? उनमें एंजाइम नहीं होता फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम की एब्सेंस की वजह से, ये एंजाइम ना होने से, ये जो अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन है ये टायरोसिन में नहीं बदलता। इस एंजाइम की एब्सेंस की वजह से जो फिनाइल एलानिन है, ये फिनाइल एलानिन, ये अमाइनो एसिड, ये टायरोसिन में नहीं बदलता। एंजाइम ना होने से, ये एंजाइम ना होने से, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ना होने से फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलता, तो ये जमा होने लगता है। जब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलेगा तो ये एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है, और जमा होने के बाद ये बदल जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। फिनाइल एलानिन एंजाइम की एब्सेंस में टायरोसिन में नहीं बदलता, फिनाइल एलानिन जमा होने लगता है और फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल जाता है। फिनाइल पायरुविक एसिड जाके ब्रेन में जमा हो जाता है, हमारे ब्रेन में, जिससे कि मेंटल रिटार्डेशन होता है, मंद बुद्धि हो जाता है बच्चा। ये फिनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन में जाके जमा हो जाता है और मेंटल रिटार्डेशन होता है, बच्चा मंद बुद्धि हो जाता है। ये जो कंपाउंड है ये सब, ये कहता है कि ये कंपाउंड जो है ये
यूरिन के साथ भी बाहर निकलने लगते हैं। ये जो कंपाउंड हैं ये यूरिन के साथ भी बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि इनका रीअब्जॉर्प्शन किडनी नहीं कर पाती। पुअर रीअब्जॉर्प्शन की वजह से किडनी इन्हें रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट होने लगते हैं। फिर से देखो, फिनाइल कीटोनूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अफेक्टेड इंडिविजुअल का जीनोटाइप होगा स्मॉल ए, 25% अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे। ये जन्म से गड़बड़ी होती है, मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी से होता है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जन्म से गड़बड़ी हो जाती है। एक जीन की खराबी से एक एंजाइम नहीं बनता, फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम की एब्सेंस में फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलता, फिनाइल एलानिन जमा होने लगता है और फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल जाता है। फिनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन में जाके जमा हो जाता है, जिससे मेंटल रिटार्डेशन होता है। किडनी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाते केमिकल्स, तो ये यूरिन के साथ बाहर निकलने लग जाते हैं। तो ये फिनाइल कीटोनूरिया है। ये एंजाइम कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर या सिंगल जीन डिसऑर्डर बेटा पढ़ रहे हो। मेंडल के नियम का पालन करते हैं सब। दे फॉलो मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है बीटा थैलासीमिया। बीटा थैलासीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कौन से इंडिविजुअल अफेक्टेड होंगे? ये वाले अफेक्टेड होंगे, 25% अफेक्टेड होंगे, ध्यान रखना। 1:2:1 मेंडल के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। इसमें कैपिटल ए मौजूद है तो ये नॉर्मल होंगे। ये वाला नॉर्मल के साथ साथ कैरियर भी होगा, क्योंकि स्मॉल ए कैपिटल ए है, स्मॉल ए रिसेसिव एलील को कैरी कर रहा है, लेकिन होगा ये नॉर्मल कैपिटल ए की वजह से। ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, यानी माता पिता से बच्चे में जाता है। ये बीमारी इनहेरिटेड है, सारे इनहेरिटेड होते हैं, सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये सब बच्चों में जाते हैं। 25% बच्चों में ऐसे होने की संभावना है अगर फादर और मदर दोनों हेट्रोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस के क्रॉस कराए हैं हमने, ध्यान रखना। लेकिन ये भी इनहेरिटेड यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगली पीढ़ी में जाता है, लेकिन ये ब्लड डिसऑर्डर है, खून की खराबी वाला डिसऑर्डर है। बीटा थैलेसीमिया ब्लड डिसऑर्डर है। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है, इसमें दो तरह की पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन चेन्स होती हैं। 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन में। तो बीटा थैलासीमिया में क्या होता है? ये जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, या तो ये कम बनती हैं और या ये नहीं बनती हैं। बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स की रिड्यूस्ड सिंथेसिस हो जाती है, कम बनती हैं, या ये एकदम नहीं बनती। तो इट इज ड्यू टू रिड्यूस्ड और नो सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बीटा थैलासीमिया में हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन्स होती हैं, या तो ये कम बनती हैं या नहीं बनती हैं। तो बीटा चेन्स में गड़बड़ी से बीटा थैलासीमिया होता है। अल्फा चेन्स में गड़बड़ी से अल्फा थैलासीमिया होता है। बीटा थैलासीमिया तुम्हारे सिलेबस में है, इसको अच्छे से देखो। सिम्टम्स क्या होते हैं? बीटा थैलासीमिया अगर किसी बच्चे को हो गया है तो उसको सीवियर एनीमिया होगा, जबरदस्त खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि बीटा चेन्स बहुत कम बनती हैं या नहीं बनती। इसको सीवियर एनीमिया यानी खून की कमी हो जाएगी। इसकी ग्रोथ बहुत कम, हल्की होगी, बहुत धीमे होगी। स्केलेटन में अब नॉर्मलिटीज आ जाएंगी।
तो इसको सीवियर एनीमिया हो जाएगा, इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी और स्केलेटन में गड़बड़ियां आ जाती हैं। जो प्रभावित बच्चा है इसको जिंदगी भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा। एक बच्चा जिसको बीटा थैलासीमिया हो गया है, इसको तुम बचाना चाहते हो तो जिंदगी भर इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, इनका अपना लाइफ स्पैन होता है। ये कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगी। हीमोग्लोबिन भी नष्ट होता कुछ समय बाद। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, जिंदगी भर ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी तुमने 4 जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स थे। इसमें तुमने पढ़ा सबसे पहले पढ़ा सिकल सेल एनीमिया, फिर तुमने पढ़ा एल्बिनिज्म, फिर फिनाइल कीटोनूरिया और फिर बीटा थैलासीमिया। इनमें तुमने जाना था कि 25% इंडिविजुअल्स अफेक्टेड होंगे। मेंडल्स के लॉ को फॉलो करेगा, जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स चलती है वैसे ही यहां पर देखने को मिलता है। ये तो हो गए ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, और एनसीईआरटी ने केवल ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में दे रखा है, तो उतना ही जानो केवल। नेक्स्ट है तुम्हारा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। इन डिसऑर्डर्स के जो जीन्स हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के जो जीन्स होते हैं, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के जो जीन्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है। तो ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है, तो ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अब देखो कहता क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम कैरियर फीमेल टू वन ऑफ इट्स मेल प्रोजेनी। जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील है, देखो ये ध्यान रखना, ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर तो है लेकिन ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये रिसेसिव जीन की वजह से होता है और इसका जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। तो हीमोफीलिया कैसे ट्रांसमिट होता है, बच्चों में कैसे आता है, यही सवाल अक्सर पूछा जाता है। कैरियर फीमेल से, ये फीमेल है, कैरियर है। कैरियर का मतलब इसके पास एक कैपिटल एच है और एक स्मॉल एच है। इसके पास ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील है, ये वाला रिसेसिव है ना, स्मॉल एच, और एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन है, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन या रिसेसिव एलील कहलाता है। ये रिसेसिव है। ये एक्स एक्स का मतलब ये कैरियर फीमेल है, कैपिटल एच स्मॉल एच क्या हो गया, ये कैरियर फीमेल हो गया। कह रहा है कि हीमोफीलिया कैसे जाता है, एक्स हीमोफीलिया कैसे बच्चों में आता है। तो कैरियर फीमेल से जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील है ये इसके एक मेल बच्चे में जाएगा। मेल कैसे जाएगा जरा देखो, यह सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। मान लो इस कैरियर फीमेल की शादी एक नॉर्मल मेल से हो जाती है, इस कैरियर फीमेल की शादी नॉर्मल मेल से हो जाती है। नॉर्मल मेल हमने बनाया एक्स और कैपिटल वाई, क्योंकि ये नॉर्मल है तो इसको एक्स कैपिटल एच कर लो, एक्स कैपिटल एच। अब देखो ये वाला एक्स क्रोमोसोम और ये वाला वाई क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम और ये वाई, ये वाला फीमेल गैमीट जिसमें एक्स स्मॉल एच है, ये वाला मेल गैमीट जिसमें वाई क्रोमोसोम है। अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इंडिविजुअल कैसा बनता है जरा देखो। जो इंडिविजुअल बनेगा वो ऐसा होगा, एक्स स्मॉल एच,
ये फीमेल गैमीट के थ्रू आया, और कैपिटल वाई ये मेल गैमीट के थ्रू आया। एक्स स्मॉल एच है तो ये मेल कैसा होगा, इसके पास स्मॉल एच है, कैपिटल एच तो है नहीं इसके पास। स्मॉल एच होने की वजह से ये जो मेल है इसको हीमोफीलिया हो जाएगा, इसको हो जाएगा हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया कैसे बच्चों में आता है, कैरियर फीमेल से उसके एक मेल बच्चे में आता है। दूसरा मेल बच्चा ऐसे बन गया, ये वाला एक्स क्रोमोसोम सोचो, ये वाला एक्स क्रोमोसोम अगर ये वाले वाई क्रोमोसोम से मिल गया, या ये वाला गैमीट जिसमें एक्स कैपिटल एच है, और ये वाला फीमेल गैमीट जिसमें एक्स कैपिटल एच है, और ये वाला गैमीट जिसमें वाई है, इससे अगर इंडिविजुअल बना तो ऐसे बनेगा, एक्स कैपिटल एच और वाई। यहां पर कैपिटल एच है तो ये नॉर्मल मेल होगा, ये नॉर्मल मेल होगा। लेकिन ये वाला अफेक्टेड मेल है, ये कैसा है, ये अफेक्टेड मेल है, क्योंकि इसके पास एक्स स्मॉल एच है, एक्स स्मॉल एच। तो कैरियर फीमेल से उसकी एक मेल प्रोजेनी में जा रहा है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील है, ये एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील है एक्स स्मॉल एच। ये कैसे जा रहा है, फ्रॉम कैरियर फीमेल से टू वन ऑफ इट्स मेल प्रोजेनी, एक मेल प्रोजेनी में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इस वाली मेल प्रोजेनी में जा रहा है, एक मेल प्रोजेनी में जाता है। कैरियर फीमेल ट्रांसमिट द डिजीज टू 50% मेल, 50% मेल्स तो नॉर्मल है, जबकि 50% मेल अफेक्टेड है। तो कैरियर फीमेल इस डिजीज को ट्रांसमिट कर रही है, यह डिजीज 50% मेल्स में हो रही है, रेस्ट 50% नॉर्मल है। तो कैरियर फीमेल ट्रांसमिट करती है ये डिजीज 50% मेल्स को। हीमोफीलिया दो तरह का होता है, एक कहलाता है हीमोफीलिया ए और दूसरा कहलाता है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में वो जीन कह रहा था, जीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 बिकम्स डिफेक्टिव। वो जीन जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 यानी इस प्रोटीन को बनाता है, वो गड़बड़ हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है। तो हीमोफीलिया ए उस जीन की खराबी से होती है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 ये प्रोटीन बनाता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 ठीक से बनता नहीं। हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को हो जाता है, अगर बॉडी में जरा सा भी कट लग गया तो ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लड का थक्का नहीं बनता, ब्लड बहता रहता है, बहता रहता है और बहता रहता है। तो हीमोफीलिया ये कौन से जीन की खराबी से होता है, उस जीन की खराबी से होता है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 को बनाता है। जबकि हीमोफीलिया बी उस जीन की गड़बड़ी से होता है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 को बनाता है। यह ध्यान रखना। कहता है सिंपल कट इन अफेक्टेड इंडिविजुअल, अगर किसी को हीमोफीलिया हो गया है, वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, उसमें जरा सा भी कट लग गया, रिजल्ट्स इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लड बहता रहता है, लगातार बहता रहता है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमन इन मेल्स, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर मेल्स में ज्यादा होते हैं, कैरियर फीमेल से 50% मेल्स में आते हैं, कैरियर फीमेल से फीमेल में नहीं आते। क्यों? फीमेल को बीमार करने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल एच चाहिए, यानी दोनों क्रोमोसोम में एक्स स्मॉल एच होना चाहिए। जबकि मेल को बीमार करने के लिए केवल एक ही क्रोमोसोम, इस वाले एक्स क्रोमोसोम यहां ए स्मॉल एच हो जाए। तो फीमेल को बीमार करने के लिए दोनों दो स्मॉल एच चाहिए, एक्स स्मॉल एच,
यानी दोनों एक्स क्रोमोसोम गड़बड़ होना चाहिए, जबकि मेल को बीमार करने के लिए केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम को गड़बड़ करना होगा। तो मेल से ज्यादा प्रभावित होते हैं वो डिसऑर्डर्स, वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जिनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स मेल में ज्यादा कॉमन है, क्योंकि मेल को बीमार करने के लिए केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम को गड़बड़ करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये भी आता है क्वेश्चन। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमन इन मेल्स। हीमोफीलिया फीमेल्स में बहुत रेयर होता है। हीमोफीलिया फीमेल्स में बहुत रेयर होता है, क्यों? अगर किसी फीमेल को हीमोफीलिया होना है तो मदर को कम से कम कैरियर होना पड़ेगा और फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा। अगर किसी फीमेल में हीमोफीलिया होना है तो मदर को कम से कम कैरियर होना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल एच चाहिए, और फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा, यानी इसमें भी स्मॉल एच होना चाहिए। तभी तो ये फीमेल एक्स स्मॉल एच इसका जन्म होगा। तो हीमोफीलिया जो फीमेल्स में है वो बहुत रेयर होता है। क्यों? क्योंकि ऐसी फीमेल की मदर को कैरियर होना होगा और फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा। तो हीमोफीलिया इज रेयर इन फीमेल्स बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी कैरियर। हीमोफीलिया फीमेल्स में रेयर होता है क्योंकि ऐसी फीमेल की मदर को कैरियर होना पड़ेगा, एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक, और फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा। लेकिन ये हीमोफिलिक फादर कब तक बचेगा? चोट लगेगी तो इसका ब्लड बह जाएगा, ये काफी लंबे समय तक जीवित ही नहीं रह पाएगा। हीमोफिलिक फादर मे नॉट रिमेन वायबल। हीमोफिलिक फादर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा, अपने जीवन के लास्ट समय तक के जीवित नहीं रहेगा। इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, यानी बाद तक, शादी के या शादी से पहले ही डेथ हो गई इसकी, सपोज करो, इसको शादी के बाद तक के जीवित रहना पड़ेगा। और ये कैसे जीवित रहेगा? चोटें तो लगती ही रहती हैं, चोट लगी, कट लगा, ब्लड बहता चला गया और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाएगी। तो हीमोफिलिक फीमेल्स जो होती हैं वो बहुत रेयर होती हैं। हीमोफिलिक फीमेल्स के लिए मदर को कैरियर होना पड़ेगा और फादर को हीमोफिलिक, और ये हीमोफिलिक फादर ज्यादा लंबे समय तक जीवित ही नहीं रहेगा। रॉयल फैमिली इंग्लैंड में है, ब्रिटेन, वहां पर क्वीन विक्टोरिया है। क्वीन विक्टोरिया रॉयल फैमिली की है, रॉयल फैमिली ब्रिटेन। वो कैरियर थी हीमोफीलिया की, उनकी फैमिली में हीमोफीलिया थी। ये सारे डिसऑर्डर तुमने दो तरह के पढ़े, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इसमें सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के बाद एल्बिनिज्म, बीटा थैलासीमिया और सिकल सेल फिनाइल कीटोनुरिया। ऐसे देखो, फिर से देखो, तुमने कौन कौन से सीक्वेंस से पढ़े? सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, फिनाइल कीटोनुरिया और बीटा थैलासीमिया। ये चार ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स थे। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में हीमोफीलिया पढ़ा, और सेक्स लिंक्ड में ये एक्स लिंक्ड है, इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है। ये सारी बातें तुमने जानी। जेनेटिक डिसऑर्डर अच्छे से पढ़ लेना, इससे अक्सर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और अक्सर जो सवाल होता है उसमें फीमेल कैरियर होती है, ये ध्यान रखना। तो अच्छे से पढ़ लेना, एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके बाद पेडिग्री एनालिसिस का लेक्चर होगा।